माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हम एरर्स पे बनाने जा रहे हैं क्लास 11 के लिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम फिर बात करेंगे नीट के लिए, आईआईटी के लिए, यानी जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट का एकदम क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर कोई डिफिनेशन पूछ दे, कोई एग्जामिनर पूछ दे, किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए तो इसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकें। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे एरर्स के बारे में ही वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। एरर्स क्या होती है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एरर्स। ठीक है ना, एरर क्या होता है। एरर्स तो मैंने लिखा कि कई एरर्स की बात, तो एरर क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एरर। एरर का मतलब होता है गलतियाँ, मिस्टेक्स या त्रुटियाँ हिंदी में। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई पूछ दे कि एरर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि एरर का मतलब सिर्फ एक ही अर्थ ये होता है कि कुछ गलतियां हमसे हो जाए, कुछ त्रुटियां हमसे हो जाए। ठीक है, एरर्स कहलाती हैं। यहां मैंने लिखा है कि इनडेफिनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। बताने के लिए आप इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं कि इनडेफिनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। बात तो वही निकल के आएगी, क्योंकि इनडेफिनिटी का मतलब ही होता है कि जो चीज़ डिफिनिट नहीं है। ये बताइए कि हमारे पास कोई 5 मीटर लंबा एक रॉड है, 5 मीटर लकड़ी का कोई टुकड़ा है, मैंने आपको दे दिया कि चलिए आप इसको मेज़रमेंट कीजिए। आपने हमसे क्या कहा कि 5 मीटर एग्जैक्ट है, तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है 5 मीटर का था, आपने मुझे 5 मीटर बताया। लेकिन उसमें डिफिनिटी ना रहे, इनडिफिनिटी रहे कि 5 को कभी आप 5.1 निकालिए, कभी 5.2 निकालिए मीटर, तो क्या हुआ, ये गलती हो गई। तो इनडिफिनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। अब बेसिकली अगर क्या है कि ये सिर्फ त्रुटियां हैं, सिर्फ कमियां हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रत्येक जो क्वांटिटी है जिसका किसी न किसी फिजिकल इंसिडेंट से रिलेशन हो, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, एवरी क्वांटिटीज़ जो कि किसी न किसी फिजिकल इंसिडेंट से रिलेटेड हों, यानी कि जिसका मेजरमेंट हम कर सके। दो बातें, ठीक है ना, हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि दो बातें इसमें एकदम एग्जैक्ट आप ध्यान में रखिए कि प्रत्येक क्वांटिटी जो कि किसी फिजिकल इंसिडेंट से रिलेटेड हो, और दूसरी बात क्या है कि जिसका हम क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें। यहाँ मैं लिख दूं कि जो किसी न किसी फिजिकल इंसिडेंट से रिलेटेड हो, पहली बात। और दूसरी बात जिसका हम मेजरमेंट कर सकें। ठीक है ना, तो ये कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ये कहलाती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि लेंथ है। अगर किसी लकड़ी के चीज़ को या लोहे का अगर हम रगड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो उसके लेंथ में प्रॉब्लम आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। वॉल्यूम होता है या जो भी विड्थ होता है, लेंथ होता है ना, कि जिसको हम किसी न किसी फिजिकल घटना की वजह से चेंज कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब हम मेजर जब करने जाएंगे तो मेजरमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई गलती आ गई, तो उसको हमने क्या कह दिया, दैट इज कॉल्ड एरर्स। यानी इनडिफिनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। ठीक, अब एरर कितने तरह के होते हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल, हम इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो ये दो तरह का होता है, एक सिस्टमेटिक और एक हो गया रैंडम। सिस्टमेटिक एरर क्या है, ध्यान दीजिए। ये थ्योरेटिकल में, थ्योरी में भी क्वेश्चन कोई कोई पूछे आते हैं, और कोई पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से। एरर सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और एक रैंडम। और सिस्टमेटिक एरर कितने तरह का हो गया, 3 तरह का हो गया। पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा ड्यू टू इम्परफेक्शन, और तीसरा पर्सनल। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि हमारे ऑपरेटर्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्नियर कैलिपर्स में, स्क्रू गेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसको क्या कह दिया, इंस्ट्रूमेंटल एरर कह दिया कि इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत पुराने हैं, 1970 के ज़माने के, पता चला उसी समय के वर्नियर कैलिपर्स हैं जो कि एकदम इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। जो स्क्रू गेज है उसका पता चला पेच ही एकदम टाइट हो गया है। तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल। देखिए मैंने कहा कि एरर्स का मतलब मिस्टेक्स, और जब इंस्ट्रूमेंट में जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो पक्का है कि जो प्रॉब्लम है आनी ही है, गलतियां होनी ही होनी है, एरर्स आनी ही आनी है।
दूसरा क्या है, ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ एग्जाम्पल के तौर पर। ओम्स लॉ क्या लिखा था मैंने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन पता है ये जो है दिस इज ओनली फॉर स्मॉल करेंट होता है, ठीक है ना। इसी तरह हम पढ़ेंगे 11 बर्नौली थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम। लेकिन बर्नौली थ्योरम का मतलब कि वो स्ट्रीम लाइन के लिए होता है, यानी कि जो बड़े बड़े जो डिफिनेशंस हैं, बड़े बड़े जो थ्योरम्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातों के लिए काम करते हैं। और जरा सी भी उसमें प्रॉब्लम हो गई ना तो दैट विल बी गिव्स अस मिस्टेक्स, वो गलतियां बता देते हैं, वो गलत आंसर्स आ जाते हैं हमारे। तो इम्परफेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम प्रैक्टिकल का, हाँ जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्लास 10 में जो पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू I इंटू R, जो कि ओम्स लॉ है। इसके लिए क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन प्रैक्टिकल करते समय पता है कि ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल करते समय टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि परफेक्शन न रह जाए हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फियर में, तभी मिस्टेक्स हो जाएंगी। जैसे बर्नौली थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, चलिए हमारे पास प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पता चला स्ट्रीम लाइन फ्लो हो ही नहीं, तो फिर क्या आ जाएगी, फिर गलती हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से कि अगर एटमॉस्फियर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, इम्परफेक्शन। मतलब ड्यू टू एरर्स, ड्यू टू इम्परफेक्शन। ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां तब अस्तित्व में आती हैं जब ऑब्जर्वर क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है एक्सटर्नल जो हमारे एटमॉस्फियर में जो चेंजिंग हो रही है उसके बारे में बेखबर होता है, वो जानता ही नहीं कि क्या जरूरी है, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया कि एक सिंपल पेंडुलम को, ऐसे स्ट्रिंग है एक सिंपल पेंडुलम, एक मतलब ये जो है बॉब को हमने बांध करके लटका दिया। ये फिर क्या हुआ, इसको हमने क्या किया कि इसको ऐसे हमने ये मोशन कराने लगे, ये पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगे, एक और मैक्सिमम गया, फिर दूसरी ओर गया, फिर इधर गया, तो चलिए एक ऑसिलेशन हो गया। तो इसको T इक्वल टू 2π√L/G, इसका यूज करके हम टाइम पीरियड निकाल लिए, या यहाँ से हम G की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करिए, तो ये हो गया 4π² इंटू L/G। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² L/T²। ठीक है, T क्या है, दैट इज टाइम पीरियड, यानी एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लेता है उसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, वो हो गया टाइम पीरियड हो गया। ठीक, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन करता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, यानी एक चक्कर करने में, एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लिया उसको हमने टाइम पीरियड नाम दे दिया। यल क्या है, दिस इज लेंथ, यहाँ से लेके हुक लगा होता है, हुक सहित ये लंबाई और ये पूरी ये लेंथ, ये यल हो जाती है। ठीक, यही वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से फिर इसका हम डायमीटर, फिर इसका हम डायमीटर निकालते हैं, यहाँ तक की लेंथ फिर जोड़ते हैं तो पूरी लेंथ होती है। तो हमने क्या किया, प्रैक्टिकल करना शुरू किया, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी, तो कहीं न कहीं जो मेजरमेंट मैं करूँगा अब उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो पहला मैंने क्या कहा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई प्रॉब्लम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बताया कि ओम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो गया, किसमें, एमीटर में हो गया, कोई प्रॉब्लम हमारे वोल्ट मीटर में हो गया, तब भी गलती हो गई, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। उसी तरह ड्यू टू इम्परफेक्शन, कि जब कभी भी ऑब्जर्वर, प्रैक्टिकल करने वाला कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा है और एक्सटर्नल हमारे वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग हो गई उसके बारे में मैं बिल्कुल बेखबर हूँ, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि ऐसा लगेगा कि इन परिस्थितियों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग आ गई उसकी वजह से भी त्रुटियाँ जो होती हैं, एरर्स क्रिएट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये हम सिस्टमेटिक में चल रहे हैं। तीसरा, पर्सनल एरर, जो हमसे खुद से हो जाती हैं, लापरवाहियाँ हो जाती है, पता चल प्रैक्टिकल इधर कर, ध्यान उधर दे रहे हैं, बात उधर कर रहे हैं। जी की वैल्यू निकाल ली, ये बहुत ही सिस्टम, ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे क्लास 11 में। जी की वैल्यू निकाली जाएगी जो 9.8 आती है, लेकिन 10 के आसपास आएगी। ठीक है, पता चला कि इसको हम काउंट करना शुरू किए, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है बाबू लोग, टाइम पीरियड का मतलब कि एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लिया उसको हमने क्या नाम दे दिया भाई, टाइम पीरियड। लेकिन एक ऑसिलेशन करने में उतने अच्छे से हम नहीं निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, 10 ऑसिलेशन करवा लेते हैं और देखते हैं कि 10 ऑसिलेशन करने में मान लीजिए ले लिया 20 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में क्या हो गया, 10/20। ठीक है, तो यहाँ से हम कि 10 ऑसिलेशन करने में कितना हो गया,
हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, ऑसिलेशन, हम एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, टाइम पीरियड। लेकिन होता क्या है कि 10 ऑसिलेशन हम कराते हैं, ठीक। तो 10 ऑसिलेशन में पता चला 20 सेकेंड लग गया, तो क्या हो गया, एक ऑसिलेशन में कितना हो गया, 2 सेकेंड लग गया, ठीक। तो ये हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया, दैट इज ऑफ 2 सेकेंड। लेकिन काउंट करने में अगर, ये मैंने गलत लिख दिया था, 10/20 नहीं, 20/10 होगा, जो कि 2 सेकेंड हमको देगा, क्योंकि 10 ऑसिलेशन करने में अगर 20 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन निश्चित है 2 सेकेंड लग रहा है। तो कहने का मतलब, अगर काउंटिंग करने में गलती हो गई कि इधर ऑसिलेशन हो रहा है और हम घड़ी की तरफ से, हमारा दिमाग स्टॉप वॉच जो होता है, ध्यान इधर से उधर भटक गया, तो भी मिस्टेक्स आनी है, यानी एरर्स आनी, यानी गलतियाँ आनी, यानी त्रुटियाँ आनी है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर, ठीक। तो ये जो है एरर्स बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। एंड सिस्टमेटिक इज ऑलवेज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंटल, ड्यू टू इम्परफेक्शन और पर्सनल हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम रैंडम एरर की बात करेंगे। ये तो हमारा हो गया सिस्टमेटिक में, ठीक है। तो रैंडम एरर की बात करेंगे। तो रैंडम एरर का मतलब क्या हो गया, आप लोग इसको हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, यादृच्छिक नहीं समझ पाएंगे, हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो चलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो रैंडम एरर का मतलब हो गया कि ऐसी त्रुटियां, एकदम क्लियर समझिएगा, ऐसा एरर्स, ऐसी गलतियां जिसके स्रोत के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, यानी जिसके सोर्स के बारे में हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये इमरजेंसी एरर्स भी कहते हैं इसको हम लोगों ने एक और नाम दे दिया, ठीक है ना, इमरजेंसी एरर। हमने क्या कह दिया कि ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां, ऐसे एरर्स जिसके सोर्स के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी एरर्स। यानी कि ये जो है, अब इसको हम, ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। या तो हमने लापरवाही कर दी, और नहीं तो एक्सटर्नल जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऐसी चेंजिंग हो गई जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल करते करते क्या हुआ, अचानक गर्मी बढ़ गई, मौसम चेंज हो गया, तो टेम्परेचर रूम का बदल गया। अभी जब हम बड़े बड़े प्रैक्टिकल करेंगे, यंग्स डबल स्लिट और यंग सिंगल स्लिट की बात करेंगे, जब हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, जब हम इंटरफियरेंस की बात करेंगे, तो उस समय थोड़ी सी लापरवाही पूरे प्रैक्टिकल को एकदम ख़त्म कर देती है। तो कोई पूछता है कि रैंडम एरर क्या है, तो रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि ऐसा एरर्स जिसके सोर्स के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं जानते, और दिस इज कॉल्ड आल्सो इमरजेंसी एरर्स। यानी कि कब आ गई, कब वातावरण में चेंजिंग हो गया, कब एटमॉस्फेयर बदल गया, कब हमसे लापरवाही हो गई, हमको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, तो ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। तो बस यही बात मैं अभी बताना चाहता था इसको थियरी में। और बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, 3 एरर्स पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एरर्स के बारे में मैंने बताया, इसको बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, नीट में पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम पढ़ेंगे। बस एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, एरर्स का मतलब इंडिफिनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। यानी कि जो गलतियाँ हो गई मेजर करने में, मैंने यहाँ एक बहुत अच्छा ये सहारा भी लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कि ऐसी क्वांटिटी जिसका संबंध, जिसका रिलेशन किसी न किसी फिजिकल इंसिडेंट से होता है, और दूसरा उसका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बर्फ़ है, तो हमने टेम्परेचर को बदला, तो दैट कम्स टू क्या हो गया, मेल्ट हो गई। उसको हम मेजर कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना था, फिर कितना हो गया। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या है, दैट इज नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जब फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो उसको मेजर करना भी आएगा, और जब मेजर करना आएगा तो फिर गलतियां होनी ही है। हम लोग इंसान हैं, गलतियां होती ही हैं, चाहे रैंडम बन के हो, चाहे सिस्टमेटिक हो, होना तो होना है, ठीक। तो इनडिफिनिटी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। और एरर्स हमने कहा कि 2 तरह का होता है, एक सिस्टमेटिक और एक रैंडम। सिस्टमेटिक का मतलब हो गया कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल, एक ड्यू टू इम्परफेक्शन और एक पर्सनल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि अगर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गई भाई, इंस्ट्रूमेंट में ही हो गई, हमारे ऑपरेटर्स में हो गई, हमारे बर्नियर कैलिपर्स में हो गई, या फिर जो ओम्स लॉ के इंस्ट्रूमेंट में हो गई, बहुत दिनों से रखे रखे पता चला
कि कभी वोल्ट मीटर ख़राब हो गया, कभी ये मीटर ख़राब हो गया। अभी और हम क्लास 12 में प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो उसमें जो है तमाम तरह के नए नए प्रैक्टिकल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के तमाम प्रैक्टिकल, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, तो रख रखाव की वजह से भी तमाम इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाते हैं। तो गलतियाँ तो आएंगी ही, उतना अच्छा मेजरमेंट तो देगा नहीं। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। फिर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब हो गया, अगर क्या हो गई, ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब हो गया, अभी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इम्परफेक्शन का मतलब हो गया कि ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां तब अस्तित्व में आएंगी जब एक्सटर्नल जो है एटमॉस्फेयर में हो रहे परिवर्तन के बारे में हम बेखबर रहेंगे, कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और बाहर एटमॉस्फेयर ऐसा चेंज हो गया कि उसका हमको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए जितने भी प्रैक्टिकल हैं, चाहे ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ की बात करिए, बर्नौली थ्योरम की बात कीजिए, रिजोनेंस की बात करिए, अभी 11 में जो प्रैक्टिकल होगा, या जी की वैल्यू की बात करिए, ये सारी छोटी छोटी चेंजिंग से इतना बड़ा चेंजिंग आंसर में आ जाता है कि सारा का सारा प्रैक्टिकल दैट कम्स टू रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है कि ऑब्जर्वर जो होता है कि एक्सटर्नल हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग हो रही है उसके बारे में बिल्कुल बेखबर होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसे पूर्णतः मुक्ति पाना एकदम मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है। अब आंधी आने लगे, हम क्या करें कि यहाँ एक स्ट्रिंग लिए, यहाँ बाब को हुक से मैंने मार दिया, प्रैक्टिकल करने लगे, आंधी आने लगी, तो प्रैक्टिकल हर हाल में रोकना ही रोकना पड़ेगा, ठीक। अगर हम मेजरमेंट करते भी हैं तो गलतियाँ हो जाएंगी। फिर आ जाता है तीसरा, हम सिस्टमेटिक का जो तीसरा है एरर्स, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब ये होता है कि जब हम खुद लापरवाही बरतने लगते हैं, पता चला कि इधर स्टॉप वॉच चालू कर दिए और हमारा ध्यान क्या है, पता नहीं कहीं और है, तो गलतियां हो जाएंगी। उसके बाद फिर आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रैंडम एरर, तो आप क्या बताइएगा कि एरर दो तरह का होता है, सिस्टमेटिक और रैंडम। रैंडम का मतलब इमरजेंसी एरर, यानी कि जिसके सोर्स के बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, सो इट इज कॉल्ड, एज ए रिजल्ट इट इज कॉल्ड इमरजेंसी एरर, ठीक है। तो यानी अब इसमें क्या होता है कि कभी लापरवाही ऐसी हो गई कि हम ध्यान नहीं दिए, कभी एक्सटर्नल हमारे वातावरण में ऐसी चेंजिंग हो गई कि हमने ध्यान नहीं दिया। ओम्स लॉ लोग करते हैं ना प्रैक्टिकल, अब पता चला कि उसमें एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि आप की क्यों यूज करते हैं, तो की इसलिए यूज करते हैं कि अगर कंटिन्यू अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, और जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हमारा जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या भी इक्वल टू आई आर है, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं, आंसर भी आ जाता है, चेक हो जाता है, आदमी एग्जाम दिया, पास हो गया, चला गया नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इस तरह की गलतियों को हमको जानकारी भी नहीं होती और मेजरमेंट में एज ए रिजल्ट जो होता है वो गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान है, चलता रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी करते हैं, बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं।